बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर ऑसिलेशन के एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ेंगे। ये हमने पिछली वीडियो में पॉइंट नंबर 5 तक कवर कर लिए थे, तो आज हम पॉइंट नंबर 6 से लेकर ये 9 तक ये कंप्लीट कर लेंगे। ये पॉइंट्स बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए जैसे नीट, जेई या कोई भी एग्जाम है, स्पेशली फॉर असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको क्लास 12th के भी सभी चैप्टर्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर की एक्सप्लेनेशन के वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इससे पहले के भी सभी चैप्टर्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 6। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस विद आर्बिट्रेरी एम्पलीट्यूड एंड फेजेस इज नॉट नेसेसरीली पीरियोडिक. It is periodic only if frequency of one motion is an integral multiple of the other frequency. बच्चों, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो कॉम्बिनेशन है फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फेजेस, जरूरी नहीं है कि वो पीरियोडिक ही हो। उसके पीरियोडिक होने की कंडीशन क्या है कि इन दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है, उनमें से एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे की फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल हो। जैसे यहाँ पे टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं, तो एक के लिए फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, दूसरे के लिए 10 हर्ट्ज है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि ये 5 to the 10 मतलब ये 10 इंटीग्रल मल्टीपल है 5 का। तो ऐसे में जो इनका कॉम्बिनेशन है वो पीरियोडिक होगा। लेकिन अगर एक 5 है और दूसरा 7 है, 7 हर्ट्ज ऐसे, तो अब ये 7 5 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। तो ऐसे में जो इनका कॉम्बिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशंस का, वो पीरियोडिक नहीं होगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कब पीरियोडिक होगा, जब उनमें से किसी एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे की फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल हो फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फेजेस। However, a periodic motion can always be expressed as a sum of infinite number of harmonic motions with appropriate amplitudes. बच्चों, किसी भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक मोशन को छोटे छोटे हार्मोनिक मोशंस के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब कोई भी पीरियोडिक मोशन वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक मोशन के सम के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे कोई हमने कॉम्प्लेक्स वेव ले ली है ना, पीरियोडिक मोशन में है कोई कॉम्प्लेक्स वेव, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही मोशन से बनी हुई हो, वो कई छोटे छोटे सिंपल हार्मोनिक मोशन के सम से बनी हुई होगी। तो फॉरियर सीरीज से भी हमें यही पता चलता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक मोशन कौन कौन सी बेसिक हार्मोनिक मोशंस जैसे कि साइन, कोसाइन्स वेव, इनका सम है। जैसे हम इसको फॉर एग्जांपल ऐसे म्यूजिक से समझ सकते हैं। जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, तो उसमें मल्टीपल हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं और उनके समेशन से ही फाइनल साउंड बनती है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 7th point, the period of SHM does not depend on amplitude or energy or the phase constant. Contrast this with the periods of planetary orbits under gravitation, Kepler's third law. बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड, एनर्जी और फेज कांस्टेंट इन पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि प्लैनेटरी मोशन की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, उसमें हम क्या देखते हैं, टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। आर यहाँ पे डिस्टेंस है, तो मींस टाइम पीरियड डिस्टेंस पे आर पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये एम्पलीट्यूड, एनर्जी, फेज कांस्टेंट इन पे डिपेंड नहीं करता, जबकि प्लैनेटरी मोशन में ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो मींस एसएचएम में जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ सिस्टम की प्रॉपर्टीज पर ही डिपेंड करता है, ना कि एम्पलीट्यूड, एनर्जी और फेज कांस्टेंट पे। लेकिन प्लैनेटरी मोशन में जो टाइम पीरियड है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। तो ये था 7th पॉइंट। अब 8th पॉइंट देखते हैं। द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बहुत छोटा हो, जैसे कि ये हम यहाँ पे ले रहे हैं एक पेंडुलम, तो अब इस पेंडुलम को हमने एक साइड ले जाके यहाँ पे ले जाके रिलीज कर दिया, ये इस तरीके से ऑसिलेट करने लगेगा ना। तो अगर हम इसका बहुत छोटा सा ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लें, मतलब बस इतना छोटा सा लें, जैसे कि थीटा की वैल्यू 15 डिग्री से भी कम हो, तो फॉर स्मॉल एंगल थीटा हम लिख सकते हैं साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। तो इस केस में इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। लेकिन अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए, मतलब लीनियर ना रहे, जैसे छोटे के लिए थोड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हम ऐसे मान सकते हैं कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है।
पर अगर डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाएगा तो ये थोड़ा कर्व में आ जाएगा, फिर ये नॉन लीनियर हो जाएगा। तो ये एसएचएम की कंडीशन जो है ना, टू एंड फ्रो वाली की मीन पोजीशन के दोनों साइड इस तरीके से लीनियरली ऑसिलेट करे, उसको फॉलो नहीं करेगा। तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि कोई भी सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो बहुत छोटे एंगल के लिए, मतलब फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अब देखते हैं 9th पॉइंट। फॉर मोशन ऑफ अ पार्टिकल टू बी सिंपल हार्मोनिक, its displacement x must be expressible in either of the following forms: x is equal to a cos omega t plus b sin omega t, x is equal to a cos omega t plus alpha, x is equal to b sin omega t plus beta. The three forms are completely equivalent. Anyone can be expressed in the terms of any other two forms. बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक इक्वेशन दी हुई है हमें, ये एक दी हुई है और ये एक दी हुई है। ठीक है, तो हमें ये यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं 3। तो अगर किसी मोशन को एसएचएम में होना है तो उसके डिस्प्लेसमेंट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तीनों ही फॉर्म इक्विवेलेंट होती हैं, मतलब इनको आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब ये तीनों फॉर्म ही एसएचएम को एक्सप्रेस करते हैं। आगे देखते हैं। Thus damped simple harmonic motion is not strictly simple harmonic. It is approximately so only for the time intervals much less than 2m upon b, where b is the damping constant. बच्चों ये वाला पॉइंट, वैसे ये पोर्शन थोड़ा आपके सिलेबस से बाहर का हो गया है क्योंकि डैम्पिंग जो है वो अब आपके डैम्प्ड ऑसिलेशन ये अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसका पार्ट है ये, तो हम देख लेते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन आपको पता है ना कि जैसे किसी पेंडुलम को मीन पोजीशन से रिलीज करके छोड़ दिया जाए तो उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाता है, मतलब एनर्जी का लॉस होता रहता है और फाइनली वो मीन पोजीशन पे आके रुक जाता है। तो इस तरह के जो ऑसिलेशंस होते हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं। ये मोशन डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो जो डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो स्ट्रिक्टली सिंपल हार्मोनिक नहीं है, मतलब इसमें एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है कंटिन्यूअसली टाइम के साथ, तो ये स्ट्रिक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगी? जब जो टाइम इंटरवल है उसको बहुत छोटा लिया जाए, लेस देन 2m/b। यहाँ पर b क्या है? डैम्पिंग कांस्टेंट। तो टाइम इंटरवल अगर 2m/b से कम हो, जिसमें कि b हो डैम्पिंग कांस्टेंट, मींस अगर एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तो इस तरह की मोशन को हम स्ट्रिक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं रख सकते। ये अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन कब हो सकती है? जब टाइम इंटरवल 2m/b से लेस हो, जहां पर b डैम्पिंग कांस्टेंट होता है। तो इस कंडीशन में, मतलब इस छोटे टाइम इंटरवल के लिए जो डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक माना जा सकता है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।